मेहनत करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब, मुझे लगता है, सुनकर ही बड़े हुए हैं। बिल्कुल, बचपन से यही सुनते आए हैं। लेकिन फिर हम इवान स्पीकल जैसे लोगों को देखते हैं, स्नैपचैट के संस्थापक, और ऐसा लगता है कि उन्हें शुरुआत ही मानो फिनिश लाइन के पास मिली। और दूसरी तरफ हम ओपरा विनफ्रे जैसी शख्सियत को देखते हैं जिन्होंने शून्य से भी नीचे से शुरुआत की और दुनिया पर छा गई। सही बात है। तो आखिर ये पहेली है क्या सफलता का कोई गुप्त समीकरण है जो सिर्फ कड़ी मेहनत से परे है? आज हम इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। हम उस धारणा को चुनौती देंगे जो कहती है कि अगर कोई सफल नहीं है तो शायद वो काफी मेहनत नहीं कर रहा। अच्छा। हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की पड़ताल करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करता है कि सफलता सिर्फ मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेहनत, किस्मत और कुछ ऐसे विशिष्ट लाभों का एक अनूठा कॉकटेल है। विशिष्ट लाभ? हाँ, और ये हर किसी के पास होते हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। तो चलिए इस बात को खोलते हैं। इवान स्पीगल की कहानी पे वापस आते हैं। उनकी परवरिश ऐसी थी जिसके बारे में आम लोग तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। माता पिता जाने माने वकील, लॉस एंजलिस के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई, और बचपन से ही गूगल के सीईओ और इंट्यूइट के संस्थापक जैसे लोगों के साथ उठना बैठना। एग्जैक्टली। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली था और जिंदगी निष्पक्ष नहीं है। और उनका ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये उस हसल कल्चर की पूरी हवा निकाल देता है जिसे मीडिया इतना बढ़ावा देता है। सही है। जब लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन जैसे लोग, जो खुद कामयाबी के शिखर पर हैं, ये कहते हैं कि सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत और विशेषाधिकार का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो हमें रुककर सोचना पड़ता है। इसका मकसद किसी को हतोत्साहित करना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा ईमानदार और रणनीतिक सोच को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता कि अगर आपके पास सही हालात नहीं है तो आपकी मेहनत शायद बेकार जा सकती है? ये तो बहुत से लोगों को कोशिश करने से ही रोक सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये नजरिया आपको आजाद करता है। आजाद करता है? कैसे? ये आपको उस बोझ से मुक्त करता है कि अगर मैं सफल नहीं हूं तो सारी गलती मेरी है। अच्छा। ये आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की जो निरर्थक दौड़ है उससे बाहर निकालता है और आपको अपनी खुद की अनूठी रणनीति बनाने में फोकस करने में मदद करता है। मतलब ये कहने के बजाय कि मुझे और मेहनत करनी होगी, आप पूछना शुरू करते हैं, मेरे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है और मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं? ठीक है, तो ये विशिष्ट लाभ, या जैसा कि स्रोत इसे कहते हैं अनफेयर एडवांटेज का आइडिया है, पर इसे पहचाने कैसे? क्या इसका कोई तरीका है, कोई चेकलिस्ट? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी ताकतों को देख ही नहीं पाते। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर माइल्स फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल है। माइल्स? हाँ, MILES। ये इन विशिष्ट लाभों को 5 श्रेणियों में बांटता है ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। ये एक एक्रोनिम है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। M से शुरू करते हैं। M का मतलब है मनी, यानी पैसा, और ये सिर्फ वो पैसा नहीं है जो आपके बैंक खाते में है। अच्छा। बल्कि वो पूंजी भी है जिसे आप आसानी से जुटा सकते हैं, परिवार से, दोस्तों से या आपके नेटवर्क से। ठीक है। और I है इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, मतलब बुद्धि और अंतर्दृष्टि। इसमें किताबी ज्ञान, इमोशनल समझ, रचनात्मकता और दुनिया को अपने अनूठे नजरिए से देखने की क्षमता, ये सब शामिल है। और L, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। L है लोकेशन एंड लक, स्थान और भाग्य। यानी सही समय पर सही जगह पर होना। जैसे सिलिकॉन वैली में होना एक कंप्यूटर इंजीनियर के लिए एक बहुत बड़ा L फैक्टर है। और भाग्य, ये वो चीज हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ये किस्मत वाली बात थोड़ी परेशान करने वाली है। क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमारे हाथ से बाहर है? पूरी तरह से नहीं। देखिए, हम अपनी किस्मत खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम भाग्यशाली होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। कैसे? ज्यादा लोगों से मिलकर, नई चीजें आजमाकर आप भाग्य को आपको ढूंढने के ज्यादा मौके देते हैं। अच्छा। अब आते हैं E पर, जो है एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज, शिक्षा और विशेषज्ञता। ये आपकी फॉर्मल डिग्री भी हो सकती है और वो हुनर भी जो आपने खुद सीखा है, ऑनलाइन कोर्स करके या काम करके। बिल्कुल। और आखिर में S यानी स्टेटस, सामाजिक स्थिति,
ये आपका सोशल नेटवर्क है, आपकी ऑनलाइन फॉलोइंग है, आपकी साख है, और ये भी कि समाज में लोग आपको किस नजर से देखते हैं। तो ये 5 स्तंभ हैं: पैसा, बुद्धि, स्थान, भाग्य, शिक्षा और सामाजिक स्थिति। लेकिन इन सब की नींव के बारे में भी कुछ कहा गया है ना, मानसिकता। बिल्कुल, और ये सबसे अहम हिस्सा है। इसे रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट कहा गया है। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट? हाँ, ये 2 विचारों का एक नाजुक संतुलन है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, यानी कुछ भी संभव है। ठीक है। लेकिन रियलिटी वाला हिस्सा आपको जमीन पर रखता है। वो कहता है कि अपनी मौजूदा हकीकत को स्वीकार करो, अपनी कमियों और फायदों को ईमानदारी से देखो। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल होगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो ग्रोथ माइंडसेट के नाम पर बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वो अपनी जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और कई लोग हकीकत में इतने उलझ जाते हैं कि वो कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असली खेल इन दोनों के बीच के तनाव को मैनेज करने का है। सिर्फ सपने देखना आपको भ्रम में डाल सकता है, और सिर्फ हकीकत देखना आपको पंगु बना सकता है। सफल उद्यमी इन दोनों के बीच की रस्सी पर चलना जानते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? क्योंकि हर किसी के पास इवान स्पीगल जैसे फायदे तो नहीं होते ना। उन लोगों की कहानियां क्या हैं जिन्होंने बहुत कम संसाधनों से शुरुआत की? और यही पे ये फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होता है। चलिए इस किताब के लेखकों ऐश अली और हसन कुब्बा की ही कहानी देखते हैं। अच्छा। ऐश अली गरीबी में पले बड़े। उनके पास एम यानी पैसा और एस सामाजिक स्थिति लगभग 0 थे। उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया था। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था शुरू करने के लिए। कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्होंने इंटरनेट के शुरुआती दिनों में एक ऑफिस सप्लाई की दुकान में काम करते हुए शेल्फ पर रखी किताबों से वेबसाइट बनाना सीखा। ये उनकी थी, एक्सपर्टीज, जिसे उन्होंने खुद बनाया। यानी उन्होंने पैसे की कमी की भरपाई अपने समय और सीखने की लगन से की। एग्जैक्टली। ये एक ट्रेड ऑफ था। फिर इसी स्किल के दम पर उन्हें लंदन में नौकरी मिली, जो उनके लिए सही यानी लोकेशन साबित हुआ। और दूसरे लेखक हसन कुब्बा खुद को स्वाभाविक उद्यमी नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल एक ऑनलाइन कोर्स करने में किया और डिजिटल मार्केटिंग में यानी विशेषज्ञता हासिल की। और लंदन में होने का लोकेशन का फायदा उन्हें भी मिला होगा। बिल्कुल, जहां उन्हें शुरुआती क्लाइंट्स मिले। दोनों ने उन फायदों का इस्तेमाल किया जो उनके पास थे, ना कि उन पर रोते रहे जो नहीं थे। ये बहुत दिलचस्प है। अब दूसरे उदाहरणों को देखते हैं। बुद्धि और अंतर्दृष्टि। आई की बात करें तो स्पैंक्स की संस्थापक सारा ब्लेकली की कहानी दिमाग में आती है। एक बेहतरीन उदाहरण। वो फैक्स मशीन बेचती थीं और एक पार्टी के लिए सही शेपवेयर न मिलने की अपनी निजी समस्या से परेशान थीं। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने अपनी पैंटीहोस का निचला हिस्सा काट दिया और वहीं से स्पैंक्स का आइडिया जन्मा। ये एक ऐसी अंतर्दृष्टि थी, एक ऐसी आई थी जो शायद किसी पुरुष सीईओ को कभी नहीं आती। क्योंकि वो समस्या को जीते नहीं थे। सही बात है। उनकी बाहरी व्यक्ति की स्थिति, मतलब फैशन इंडस्ट्री से न होना, ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो इंडस्ट्री के नियमों से बंध ही नहीं थी। यानी बाजार में एक बड़ी कंपनी की अंधभक्ति ही एक नए उद्यमी के लिए सबसे बड़ा मौका बन गई। उन्होंने वो देखा जो बड़े खिलाड़ी देखना ही नहीं चाहते थे। इसी तरह ट्रिस्टन वॉकर ने अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए शेविंग उत्पाद बनाए। हाँ, उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनियां रेजर बर्न जैसी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही थी, जो मोटे और घुंघराले बालों वाले लोगों के लिए आम थी। और ये उनकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि आई थी, जो उनके अपने अनुभव से आई थी। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसे बाजार को पहचाना जिसे बड़ी कंपनियां छोटा या जटिल समझकर छोड़ रही थी। ये दिखाता है कि आपकी पहचान, आपका बैकग्राउंड, आपकी समस्याएं, ये सब अंतर्दृष्टि का स्रोत हो सकती हैं। अब उन फायदों की बात करते हैं जो ज्यादा स्पष्ट दिखते हैं, जैसे शिक्षा और सामाजिक स्थिति। गूगल के संस्थापकों के बारे में क्या? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, वो स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस के पीएचडी छात्र थे। उनका सर्च इंजन का आइडिया अकादमिक रिसर्च पर आधारित था। उनका पेज रैंक एल्गोरिदम। हाँ। उन्होंने वेबसाइटों की गुणवत्ता को मापने के लिए अकादमिक पेपरों के साइटेशन मॉडल का इस्तेमाल किया। ये एक जबरदस्त तकनीकी बढ़त थी जो उस समय के किसी भी दूसरे सर्च इंजन के पास नहीं थी। उनकी गहरी अकादमिक यानी एजुकेशन उनका सबसे बड़ा विशिष्ट लाभ थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास गूगल फाउंडर्स जैसी अकादमिक विशेषज्ञता, या चलिए काइली जेनर की बात करते हैं, हाँ, उन जैसी सामाजिक हैसियत नहीं है, तो आप उस स्तर पर मुकाबला ही नहीं कर सकते? ये काम गलतफहमी है।
काइली जेनर का उदाहरण लेते हैं। उन्हें अपने परिवार की प्रसिद्धि से जबरदस्त एस यानी सामाजिक स्थिति विरासत में मिली। उनके पास करोड़ों लोगों का तैयार बाजार था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप उनके खेल के मैदान पर उनके नियमों से नहीं खेल सकते। आपको अपना खेल का मैदान खोजना होगा। अच्छा। काइली ने मास मार्केट पर कब्जा करने के लिए अपनी एस का इस्तेमाल किया। वहीं सारा ब्लेकली ने एक ऐसे खास बाजार को टारगेट किया जिसे कोई और नहीं देख रहा था। गूगल ने तकनीकी श्रेष्ठता पर बाजी लगाई। हर किसी ने अपने सबसे मजबूत कार्ड का इस्तेमाल किया। और शायद इन सब में सबसे सशक्त कहानी वो है जहां कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। ओप्रा विनफ्रे। यकीनन उनकी कहानी इस फ्रेमवर्क का सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन है। उन्होंने गरीबी, नस्ली भेदभाव और यौन शोषण जैसी भयानक मुश्किलों का सामना किया। अगर कागज पर देखें तो उनके पास MILs में से कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, लेकिन उनमें बोलने की जन्मजात प्रतिभा का L यानी भाग्य था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके दर्दनाक बचपन ने उन्हें लोगों के दर्द को समझने की एक असाधारण क्षमता दी, एक गहरी सहानुभूति, जो एक तरह की आई यानी अंतर्दृष्टि है। बिल्कुल। और यही उनकी टॉक शो की आत्मा बनी। वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती थी, वो लोगों के दर्द को महसूस करती थी और दर्शक उनसे जुड़ गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये महिला हमें सच में समझती है। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को अपने सबसे बड़े उद्देश्य में बदल दिया। उन्होंने जो चीज उन्हें तोड़ सकती थी उसी का इस्तेमाल दुनिया को जोड़ने के लिए किया। ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक कथित नुकसान आपका सबसे अनोखा और शक्तिशाली लाभ बन सकता है। ठीक है, ये सब कहानियां बहुत प्रेरणा देती हैं, लेकिन सुनने वाले अपनी जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? हम सब ओप्रा या काइली तो नहीं है। इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का एक ऑडिट करें, एक कागज लें और माइल्स के 5 स्तंभों को लिखें और फिर ईमानदारी से अपनी स्थिति का आकलन करें। जैसे अगर आपके पास पैसा M नहीं है तो ऐसे आइडिया को तुरंत खारिज कर दें जिसमें शुरुआत में बहुत ज्यादा पूंजी लगे। इसके बजाय सवाल पूछें, मैं अपनी अपनी विशेषज्ञता या अपने समय का इस्तेमाल करके कौन सी सेवा दे सकता हूं? और अगर किसी के पास प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की शिक्षा नहीं है तो अपनी खुद की विशेषज्ञता बनाने पर ध्यान दें। आज के दौर में एक विशिष्ट स्किल में गहरी महारत होना एक सामान्य डिग्री से ज्यादा कीमती हो सकता है। ऐश अली ने यही किया था। और अगर कोई खुद को बाहरी महसूस करता है, मतलब उसके पास अच्छी सामाजिक स्थिति नहीं है या वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से है, तो उसे अपनी ताकत बनाएं। सवाल पूछें, मैं एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते ऐसा क्या देख सकता हूं जो इंडस्ट्री के अंदर बैठे लोग नहीं देख पा रहे हैं? या मेरा समुदाय किन समस्याओं का सामना कर रहा है जिन्हें बड़ी कंपनियां नजरअंदाज कर रही हैं? एग्जैक्टली। आपकी अनोखी स्थिति आपको एक अनोखा नजरिया देती है। सारा ब्लेकली और ट्रिस्टन वॉकर ने यही किया। सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आइडिया और आपकी रणनीति आपके विशिष्ट लाभों के इर्द गिर्द बनी होनी चाहिए। मतलब ये कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं है। नहीं, वो आइडिया आपके लिए अच्छा होना चाहिए, वो आपके MILS प्रोफाइल से मेल खाना चाहिए। एकदम सही। और सफलता एक ही फायदे से नहीं मिलती, ये कई फायदों को एक साथ मिलाने से मिलती है, जिसे एडवांटेज स्टैकिंग कहते हैं। एडवांटेज स्टैकिंग? हाँ, ऐश अली ने अपनी यानी विशेषज्ञता को सही L यानी स्थान के साथ मिलाया। सारा ब्लेकली ने अपनी यानी अंतर्दृष्टि को अपनी सेल्स की यानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ा। आपको यह देखना होगा कि आप अपने कौन से फायदों को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो किसी और के पास ना हो। तो आज हमने सिर्फ कड़ी मेहनत करो कि सरल मंत्र से आगे बढ़कर एक ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर देखी। हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क समझा जो दिखाता है कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी परवरिश, आप कहाँ रहती हैं, आपके हुनर, आपका नजरिया, यहाँ तक कि वो बातें भी जिन्हें आप अपनी कमजोरी समझती हैं, सब आपकी ताकत का स्रोत बन सकती हैं। हाँ। सबसे बड़ी चीज सिर्फ अपने फायदों को पहचानना नहीं है, वो तो पहला कदम है। असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि शायद जिस चीज को लेकर आप सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं या जिस हालात को आप अपनी सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं, वही आपके सबसे अनोखे और शक्तिशाली लाभ का कच्चा माल हो सकता है। अरे वाह! तो असली चुनौती ये नहीं है कि आपकी ताकत क्या है, असली चुनौती ये है कि आप अपनी किस कथित कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी, सबसे अनोखी ताकत के रूप में देखने का साहस रखते हैं या नहीं।